वेलकम टू द पॉलिटेक्निक क्लासेस। पॉलिटेक्निक क्लासेस के ऑनलाइन ट्यूटोरियल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग जानेंगे माइक्रो प्रोसेसर के बारे में। माइक्रो प्रोसेसर क्या होता है, ये कैसे काम करता है। माइक्रो प्रोसेसर स्टार्ट करने से पहले हम लोग उसके बेसिक्स के बारे में जानेंगे, जो कि मतलब उसमें मेमोरी होता है, मेमोरी कैसे काम करता है, हम लोग मेमोरी में क्या स्टोर करते हैं, कैसे स्टोर करते हैं। तो आइए सबसे पहले मेमोरी के बारे में जानते हैं, तो फिर शुरू करते हैं। तो देखिए, इस वीडियो में हम लोग जानेंगे मेमोरी हायरार्की के बारे में। ठीक है, मेमोरी हायरार्की क्या होता है, मतलब माइक्रो प्रोसेसर जो है वो किस तरह से मेमोरी का यूज़ करता है, कौन कौन सा मेमोरी यूज़ करता है और कैसे यूज़ करता है। ठीक है, उसमें कैसे डाटा स्टोर करता है और कैसे हम लोग उसको इंस्ट्रक्शन देते हैं तो वो इंस्ट्रक्शन स्टोर करता है, और क्या वो वर्क कैसे करता है। ओके, तो फिर शुरू करते हैं। देखिए, व्हाट इज़ मेमोरी हायरार्की। मेमोरी हायरार्की क्या होता है, देखिए यहाँ पे, मेमोरी हायरार्की इज अ लेवल मेमोरी डायग्राम दैट टेल्स द सीक्वेंस ऑफ मेमोरी इन विच दे आर यूज्ड बाय द प्रोसेसर। ठीक है, हमारा जो माइक्रो प्रोसेसर है वो मेमोरी का यूज कैसे करता है। जैसे क्या होता है कि मेमोरी हायरार्की का जो मीनिंग है ना, वो है कि एक सीक्वेंस जिसमें किसी एक खास पार्टिकुलर क्वालिटी के अनुसार जो थिंग्स है उसको ये डिवाइड करता है। मतलब जैसे अगर हम लोग वेट के अनुसार अगर किसी को डिफाइन कर रहे हैं तो कम वेट वाला को पहले रखेंगे या ज़्यादा वेट वाला को पहले रखेंगे, या फिर ज़्यादा वेट वाले को पहले रख करके उससे धीरे धीरे डिक्रीजिंग या फिर इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो वही हायरार्की का मतलब वही होता है, मेमोरी का हायरार्की मतलब मेमोरी का एक सीक्वेंस से उसको बताना। मतलब जैसे देखिए यहाँ पे क्या, एक बार डेफिनेशन फिर से पढ़ लेते हैं। मेमोरी हायरार्की इज अ लेवल मेमोरी डायग्राम दैट टेल्स द सीक्वेंस ऑफ मेमोरी। सीक्वेंस, मेमोरी का वो सीक्वेंस है। ठीक है, दे आर यूज्ड बाय द प्रोसेसर। मतलब जो प्रोसेसर जो हमारा है, मतलब माइक्रो प्रोसेसर और प्रोसेसर, देखिए इसमें नहीं गड़बड़ाइएगा कि प्रोसेसर क्या होता है, माइक्रो प्रोसेसर क्या होता है। ठीक है, प्रोसेसर मतलब जो कोई प्रोसेस करता हो। ठीक है, और अगर वही प्रोसेसर बहुत छोटा है, माइक्रो मतलब 10⁻⁻⁶, ये तो पता ही होगा, मैथ्स या साइंस में पढ़ना है। ठीक, तो प्रोसेसर अगर बहुत छोटा है तो उसको हम लोग माइक्रो प्रोसेसर बोलते हैं। ठीक है, तो अब देखिए ये मेमोरी हायरार्की का यूज़ कैसे करता है हमारा माइक्रो प्रोसेसर। देखिए, मेमोरी हायरार्की कंटेन्स डिफरेंट मेमोरी एट डिफरेंट लेवल। ठीक है, अगले स्लाइड में आपको पता लगेगा कि ये किस तरह से डिफरेंट लेवल है मेमोरी का, और वो मेमोरी का लेवल को कैसे हमारा माइक्रो प्रोसेसर यूज़ करता है। तो आगे देखते हैं। देखिए, ये है आपका मेमोरी हायरार्की का डायग्राम। ओके, तो देखिए सबसे पहले रजिस्टर, कैच मेमोरी, रैम रोम, सेकेंडरी मेमोरी और एक्सटर्नल मेमोरी। ठीक है, तो ये रजिस्टर क्या होता है, कैच मेमोरी क्या होता है, रैम रोम, सेकेंडरी मेमोरी, एक्सटर्नल मेमोरी। देखिए ये जो हायरार्की है, ये जो सीक्वेंस है, ये हम स्पीड और साइज़ के अनुसार इसको एक्सप्लेन किए हैं। मतलब इसको विभाजित किए हैं कि किसका स्पीड ज़्यादा है उसको पहले रखेंगे, किसका स्पीड कम है उसको बाद में रखेंगे, और किसका साइज़ ज़्यादा है उसको पहले रखेंगे, किसका साइज़ कम है उसको बाद में रखेंगे। ठीक है, तो देखिए प्राइमरी मेमोरी, ये तीन जो आते हैं ये आपके प्राइमरी मेमोरी में आते हैं, और ये जो दोनों आते हैं ये आपके ऑक्सिलरी मेमोरी में आते हैं। और एक चीज़ और, ये रजिस्टर और ये रजिस्टर, हमने यहाँ पे इसको इसलिए लिखा है ताकि आप ये दोनों में कन्फ्यूज़न ना हो। दोनों रजिस्टर अलग अलग हैं। ठीक है, ये आपका रजिस्टर है एलिमेंट, जो हम लोग अपने, ये एक पैसिव कंपोनेंट है जो हम अपने सर्किट्स में यूज़ करते हैं। ठीक है, और ये रजिस्टर जो है ये मेमोरी एलिमेंट है जो कि स्टोर करता है डाटा को। और रजिस्टर, ये रजिस्टर जो है वो बना होता है आपका फ्लिप फ्लॉप से, और ये रजिस्टर, एक मिनट, ये रजिस्टर जो होता है वो आपका बनता है, बहुत सारे डिफरेंट से एलिमेंट्स हैं, जैसे मेटल से भी बनता है, कार्बन से भी बनता है, और भी उसके बारे में अभी रहने देते हैं। आगे हम लोग देखते हैं रजिस्टर क्या होता है। मतलब सबसे पहले ये जो बनाया हुआ है ये आखिर ऐसा क्यों है, इसके बारे में थोड़ा थोड़ा जान लेते हैं। ठीक है, तो देखिए ये अगर ऊपर की ओर स्पीड है, मतलब जैसे जैसे ही हम ऊपर की ओर जाते जाएंगे, मतलब एक्सटर्नल मेमोरी से सेकेंडरी मेमोरी से रैम रोम, कैच मेमोरी और रजिस्टर,
जैसे ही हम लोग एक्सटर्नल मेमोरी टू रजिस्टर की तरफ बढ़ते जाएंगे तो इसका स्पीड, मतलब डाटा ट्रांसफरिंग का जो स्पीड होता है वो बढ़ते जाता है, ठीक है। और जैसे ही हम लोग रजिस्टर से एक्सटर्नल मेमोरी की तरफ नीचे की ओर आते जाएंगे तो इसका साइज बढ़ते जाएगा और स्पीड कम होते जाएगा। और सेम अगर ऊपर की ओर जाते जाएंगे तो इसका साइज घटते जाएगा और स्पीड बढ़ते जाएगा। और वही अगर नीचे की ओर आते जाएंगे तो साइज बढ़ते जाएगा और स्पीड घटते जाएगा। ओके, ये जान लिए। अब देखिए रजिस्टर क्या होता है। रजिस्टर ये फ्लिप फ्लॉप का कॉम्बिनेशन है, मतलब एक से ज़्यादा फ्लिप फ्लॉप इसमें होते हैं जो कि स्टोर करता है डाटा को। कैच मेमोरी क्या होता है, वो आपके फ़ोन में भी कभी कभी लिखता है ना, क्लीन योर कैच मेमोरी। कैच मेमोरी ज़्यादा फुल हो गया है उसको खाली कीजिए, तो इसके बारे में भी आगे पढ़ेंगे। रैम रोम, रीड ऑनली मेमोरी और रैंडम एक्सेस मेमोरी, इसके बारे में भी पढ़ेंगे। सेकेंडरी मेमोरी और एक्सटर्नल मेमोरी। तो फिर आपके दिमाग में यहाँ पे एक क्वेश्चन आ सकता है कि सेकेंडरी मेमोरी और एक्सटर्नल मेमोरी में अंतर क्या होता है। तो देखिए सेकेंडरी मेमोरी जो होता है वो हमारे फ़ोन का इंटरनल स्टोरेज होता है, या फिर सिस्टम का या फिर लैपटॉप का इंटरनल स्टोरेज को हम लोग सेकेंडरी मेमोरी बोलते हैं। और वही अगर हम कोई एक्सटर्नली, जैसे पेन ड्राइव, आपका हार्ड डिस्क, ये सब अगर आप एक्सटर्नल कनेक्ट करते हैं तो वो एक्सटर्नल मेमोरी हमारा हो गया। तो ये दोनों में अंतर आपका है, बहुत अंतर है, लेकिन दोनों डाटा स्टोर ही करता है और दोनों को हम लोग बाद में यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग आगे देखते हैं रजिस्टर। देखिए रजिस्टर क्या है। रजिस्टर इज़ वन ऑफ अ स्मॉल सेट ऑफ डाटा होल्डिंग प्लेस दैट आर पार्ट ऑफ अ सीपीयू। देखिए रजिस्टर क्या है। रजिस्टर एक स्मॉल एलिमेंट है जो कि डाटा स्टोर करता है, ठीक है, सबसे छोटा कह सकते हैं इसको, जो कि, और एक बात और, इसके स्पेलिंग में कन्फ्यूज़न नहीं कीजिएगा, स्टार्टिंग में ही बताया था, ठीक है। ये दोनों, इसका स्पेलिंग और REGIS, एक बार देखिए यहाँ पे, हाँ यहाँ पे देखिए, ये दोनों का स्पेलिंग में कन्फ्यूज़न नहीं कीजिएगा। अब आगे देखते हैं यहाँ पे क्या बोल रहा है कि रजिस्टर इज़ वन ऑफ अ स्मॉल सेट ऑफ डाटा होल्डिंग प्लेस। एक डाटा होल्डिंग प्लेस है जो कि सीपीयू के द्वारा यूज़ किया जाता है और सीपीयू में होता है। सीपीयू में बहुत सारे रजिस्टर्स हैं, उसके बारे में हम आगे जानेंगे। और देखिए एक क्विकली एक्सेसेबल लोकेशन है, मतलब इसको हम ज़्यादा जल्दी एक्सेस कर सकते हैं। कहने का मतलब जब छोटा चीज़ है तो छोटा में से, अगर एक छोटा सा रूम में अगर हमें कोई सामान ढूंढना है तो हम जल्दी ढूंढ लेंगे, अगर वही अगर बड़ा सा है तो उसमें ढूंढने में थोड़ा समय लगता है, ठीक। सेम टू सेम इसी तरह का है। जैसे ये जो हायरार्की जो यहाँ पे बताए, ये यहाँ पे नीचे में साइज बढ़ते गया तो बड़ी चीज़ों में किसी चीज़ को ढूंढना थोड़ा सा कठिन होता है छोटी चीज़ के अनुसार, ठीक है। फिर हम लोग आगे देखते हैं। देखिए रजिस्टर्स आर यूज्ड बाय द सीपीयू फॉर परफॉर्मिंग ऑपरेशंस। रजिस्टर का जो यूज़ है वो सीपीयू डिफरेंट टाइप्स के ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए यूज करता है। और जो रजिस्टर्स हैं वो ये सारे रजिस्टर्स का यूज़ करता है वो डिफरेंट टाइप्स के ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए। तो देखिए यहाँ पे कौन कौन से रजिस्टर्स हैं उसके बारे में जान लेते हैं जो हमारा सीपीयू यूज़ करता है। सबसे पहले GPR मतलब जनरल पर्पस रजिस्टर, इसका फुल फॉर्म है। एक्यूमुलेटर, ये कॉमन रजिस्टर है जिसका यूज सीपीयू ऑलवेज करता है। मतलब कहने का मतलब जैसे कोई भी ये कैलकुलेशन करता है तो उसका रिजल्ट एक्यूमुलेटर में ही सेव होता है। बाय डिफ़ॉल्ट रजिस्टर इसको बोल सकते हैं आप लोग, ठीक है। नेक्स्ट है टेम्पोररी रजिस्टर। टेम्पोररी रजिस्टर का यूज भी करता है। और नेक्स्ट IR इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, जिस रजिस्टर का यूज इंस्ट्रक्शन के लिए करता है। स्टेटस फ्लैग, इसमें बहुत सारे जो इसका वर्क है वो करने के बाद कुछ ये इंडिकेशन देता है कि ये काम हुआ नहीं हुआ, किस तरह से हुआ, उसके लिए स्टेटस फ्लैग। और फिर ये प्रोग्राम काउंटर, प्रोग्राम को काउंट करने के लिए यूज़ करता है। स्टैक पॉइंटर, ये सारे रजिस्टर हैं जो आपका सीपीयू यूज़ करता है। सीपीयू और प्रोसेसर बोथ आर द सेम थिंग। नाउ आगे देखिए कैच मेमोरी। सेकंड था हमारा, सबसे पहले था रजिस्टर, कैच मेमोरी, थर्ड में था रैम रोम, फिर सेकेंडरी मेमोरी और लास्ट में एक्सटर्नल मेमोरी। तो देखते हैं कैच मेमोरी क्या होता है। देखिए कैच मेमोरी इज़ अ स्मॉलेस्ट एंड फास्टेस्ट मेमोरी ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, ठीक है। कैच मेमोरी हमारे कंप्यूटर सिस्टम का फास्टेस्ट मेमोरी है। ये वर्क करता है लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस पे।
जो हमारा जो कैच मेमोरी है वो लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस पे वर्क करता है। ओके, अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, इट इज़ इंस्टॉल्ड बिटवीन मेन मेमोरी एंड सीपीयू दैट ट्राई टू मिनिमाइज द स्पीड वेरिएशन बिटवीन सीपीयू एंड मेन मेमोरी। ये जो पॉइंट है इसको फिलहाल के लिए रुक जाइए, ये नेक्स्ट पॉइंट करने के बाद बताएंगे नेक्स्ट स्लाइड में। ओके, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। कैच मेमोरी इज यूज टू रिड्यूस द एवरेज टाइम टू एक्सेस डाटा फ्रॉम द मेन मेमोरी। ठीक है, देखिए कैच मेमोरी क्या होता है, ये कैच मेमोरी का यूज़ हम लोग करते हैं मेन मेमोरी, मतलब मेन मेमोरी रैम और रोम। तो रैम और रोम जो है ये दोनों हमारा मेन मेमोरी है। तो जो सीपीयू होता है, सीपीयू का स्पीड ज़्यादा होता है और आपका मेन मेमोरी का स्पीड कम होता है। तो ये दोनों के स्पीड को वेरिएशन कम आए तो इसका यूज़ उस वो मतलब वेरिएशन को कम करने के लिए हम लोग कैच मेमोरी का यूज़ करते हैं। ठीक है, देखिए क्या होता है कि मेन मेमोरी और सीपीयू वो दोनों के बीच में हमारा कैच मेमोरी होता है। मीन्स आप कहिए कि ये एज अ बफर का काम करता है, दोनों के बीच में दोनों के स्पीड को एक लेवल में लाने का काम करता है। ठीक है, और क्या कहता है, इट स्टोर द डाटा डैट इज एसेंशियल फॉर करेंट एग्जीक्यूशन। ये क्या करता है, ये स्टोर करता है डाटा को जो अभी अभी जो काम हो रहा है उसके लिए जो हमें डाटा चाहिए, जो भी एसेंशियल्स डाटा चाहिए वो स्टोर करता है। कैच मेमोरी किससे बना होता है, तो कैच मेमोरी हमारा एस रैम से बना होता है। ये आपके ऑब्जेक्टिव में आ सकता है। ओके, अब आगे देखते हैं। देखिए आपको वो जो सेकंड पॉइंट था ये वाला, इट इज इंस्टॉल्ड बिटवीन मेन मेमोरी एंड सीपीयू ट्राई टू मिनिमाइज द स्पीड वेरिएशन, ये वाला पॉइंट यहाँ पे समझते हैं। देखिए क्या होता है, ये सीपीयू है, सीपीयू चाहे तो वो डायरेक्ट डाटा रैम से भी ले सकता है या फिर वो कैच मेमोरी से भी ले सकता है। और क्या होता है कि जो रैम का साइज़ थोड़ा बड़ा होता है और कैच मेमोरी का साइज़ थोड़ा छोटा होता है, रैम से छोटा होता है। तो क्या करता है, ये दोनों भी आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं और ये भी खुद में कम्युनिकेट कर सकते हैं, ये दोनों भी, और इधर से भी। वो इसलिए कहाँ गया, वो इसलिए देखिए क्या है, सबसे पहले अगर सीपीयू को कोई डाटा चाहिए तो वो क्या करता है, वो सबसे पहले डाटा कैच मेमोरी को में ढूंढता है, क्योंकि ये छोटा मेमोरी है, इसमें ढूंढने में टाइम नहीं लगेगा, अगर डाटा रहा तो तुरंत मिल जाएगा। तो ये जो एसेंशियल्स डाटा जो होते हैं वो कैच मेमोरी अपने पास रखता है, जो करेंट एग्जीक्यूशन के एसेंशियल्स डाटा है। और फिर अगर ये कैच मेमोरी के से ज़्यादा डाटा है तो वो रैम के पास होता है। तो जैसे जैसे एग्जीक्यूशन सीपीयू करते जाता है वो डाटा कैच मेमोरी से लेकर के एग्जीक्यूशन करते जाता है, और फिर वो क्या करता है कि जो एग्जीक्यूशन हो गया वो डाटा इरेज हो जाता है और फिर से रैम में से दूसरे डाटा कैच मेमोरी को आता है। नहीं तो अगर कैश मेमोरी का यूज़ अगर सीपीयू नहीं कर रहा है तो वो डायरेक्ट डाटा रैम से लेता है। ठीक है, अब आगे कैश मेमोरी में और कुछ पॉइंट्स हैं, उसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो देखिए क्या होता है, कैच मेमोरी में डाटा कैसे ऑर्गेनाइज करते हैं, उसका पार्टिकुलर एड्रेस कैसे डिफाइन करते हैं, उसके बारे में जानते हैं। देखिए एक प्रोसेस है मैपिंग नाम का। तो इस प्रोसेस में क्या होता है, इट इज़ द प्रोसेस टू ऑर्गेनाइज द डाटा ऑन द कैच मेमोरी। ठीक है, यह एक प्रोसेस है जिसमें हम लोग कैच मेमोरी में डाटा को ऑर्गेनाइज करते हैं और उसके लिए पार्टिकुलर एड्रेस ढूंढते हैं। ठीक है, पार्टिकुलर एड्रेस क्रिएट करते हैं। ओके, तो मैपिंग कैच मेमोरी में कैसे करते हैं और कितने तरह से करते हैं ये देखिए इन कैच मेमोरी 3 टाइप्स ऑफ मैपिंग आर यूज्ड। ठीक है, कैच मेमोरी में 3 तरह के मैपिंग यूज़ करते हैं। सबसे पहला है आपका डायरेक्ट मैपिंग, दूसरा एसोसिएटिव मैपिंग और तीसरा सेट एसोसिएटिव मैपिंग। ओके, अब आगे देखते हैं। आगे देखिए प्राइमरी मेमोरी, थर्ड लेवल ऑफ मेमोरी हायरार्की। हाँ, प्राइमरी मेमोरी देखिए, प्राइमरी मेमोरी और मेन मेमोरी इज़ अ थर्ड लेवल ऑफ मेमोरी दैट कंटेन द डाटा एंड इंस्ट्रक्शन विच इज़ नेसेसरी फॉर करेंट एग्जीक्यूशन। बोथ रैम और आपका कैश मेमोरी दोनों करेंट एग्जीक्यूशन के डाटा को स्टोर करता है। ठीक है, पर कैश मेमोरी छोटा होता है, प्राइमरी मेमोरी कैश मेमोरी से बड़ा होता है। देखिए प्राइमरी मेमोरी 2 तरह के होते हैं, एक तो पहला रैम, दूसरा रोम। ओके, तो अब आइए रैम और रोम के बारे में एक एक करके जानते हैं। देखिए रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। मीन्स
ए मेमोरी रैंडमली एक्सेस करता है। ओके, अब और देखिए और क्या है इसमें, इट वर्क्स एज अ प्राइमरी मेमोरी। ए प्राइमरी मेमोरी के इट वर्क्स एज अ प्राइमरी मेमोरी, ये प्राइमरी मेमोरी की तरह काम करता है। इट इज़ वोलेटाइल इन नेचर, ये वोलेटाइल इन नेचर है, मतलब इसके कंटेंट मिट जाते हैं कुछ टाइम के बाद। तो आगे जानते हैं कैसे मिटते हैं। इट लॉसेस इट्स कंटेंट व्हेन पावर इज़ ऑफ, मतलब जो रैम में जो भी स्टोर डाटा है वो सारा ख़त्म हो जाता है या फिर सारा इरेज हो जाता है। कब इरेज होता है? जब पावर चला जाता है, मतलब अगर हम उसके पावर जो हम उसको वर्किंग के लिए जो पावर दे रहे हैं अगर वो कट कर दें तो वो उसका डाटा ऑटोमेटिकली इरेज हो जाता है। अगर फिर से हम उसको पावर के लिए ऑन करते हैं और उसमें अगर डाटा चेक करें तो वो डाटा नहीं होगा। अब देखिए रैम कितने तरह के होते हैं। रैम इज़ बेसिकली डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स, ठीक है। पहला एस रैम, दूसरा डी रैम। ओके, अब आगे देखते हैं। देखिए एक एक करके हम रैम के टाइप्स को देखेंगे। अब पहला है स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, मतलब एस रैम, दूसरा डी रैम। तो दोनों को एक एक करके देखते हैं। पहला स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी मतलब एस रैम। एस रैम का फुल फॉर्म होता है स्टैटिक, एस फॉर स्टैटिक, और ए एम मतलब रैंडम एक्सेस मेमोरी। अब देखिए इट स्टोर द डाटा इन इलेक्ट्रिकल पल्सेस। जो आपका जो एस रैम होता है वो डाटा स्टोर करता है। इट स्टोर द डाटा इन इलेक्ट्रिकल पल्सेस इन ट्रांजिस्टर चिप। ट्रांजिस्टर चिप में ये इलेक्ट्रिकल पल्स के फॉर्म में डाटा को स्टोर करता है। ओके, द बेसिक सेल ऑफ एस रैम इज़ मेड फ्रॉम ट्रांजिस्टर। जो एस रैम का जो बेसिक सेल होता है, मतलब एक बिट स्टोर करने के लिए, वो हमारा ट्रांजिस्टर से बना होता है। ट्रांजिस्टर बोले तो डी मॉसफेट से। यहाँ पे हम लोग डी मॉसफेट भी एक तरह का ट्रांजिस्टर ही है। अब देखिए क्या होता है, आगे का पॉइंट देखते हैं। इट इज़ डिवाइडेड इनटू यूनिट सेल्स एंड ईच सेल स्टोर 1 बिट डाटा। ठीक है, ये जो एस रैम जो है मतलब स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, वो एक एक सेल में बटा होता है। जैसे जेल में सेल होता है ना, एक सेल में एक कैदी को, उसी तरह से यहाँ पे एस रैम में है। ठीक है, एक सेल में एक बिट डाटा को स्टोर करते हैं। और स्टोर कैसे करते हैं हम लोग? तो इलेक्ट्रिकल पल्स के फॉर्म में स्टोर करेंगे। तो या तो ऑन या तो ऑफ, मतलब या तो हाई वोल्टेज मतलब हाई वैल्यू या फिर लो वैल्यू, यही 2 कंडीशन में स्टोर होता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा इस रैम के बारे में। देखिए आप लोग को वीडियो से रिलेटेड अगर कोई डाउट्स आ रहे हों तो आप सीधा कमेंट कीजिए, आपका रिप्लाई ज़रूर दिया जाएगा। अब आगे देखते हैं। देखिए अब है डी रैम। पहला था एस रैम, दूसरा है डी रैम। डी रैम क्या होता है? डायनेमिक एक्सेस मेमोरी, मतलब इसका फुल फॉर्म है डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। ओके, यहाँ पे रैंडम छूट गया है। ओके, तो फिर डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। अ डी रैम सेल इज़ मेड फ्रॉम कैपेसिटर। देखिए एस रैम बना हुआ था ट्रांजिस्टर से, लेकिन डी रैम जो है वो आपका बना हुआ है कैपेसिटर से। स्टोर, और देखिए क्या लिखा हुआ है, अ डी रैम सेल इज़ मेड फ्रॉम ट्रांजिस्टर, ये ट्रांजिस्टर से बना होता है। डाटा स्टोर 1 बिट डाटा इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्ज। वो भी इलेक्ट्रिकल पल्स के फॉर्म में स्टोर कर रहा था, ये भी इलेक्ट्रिकल चार्ज के फॉर्म में स्टोर कर रहा है, मतलब दोनों सेम है। लेकिन क्या है यहाँ पे, जो ये जो है वो कैपेसिटर से बना हुआ है और जो आपका एस रैम था वो बना हुआ था ट्रांजिस्टर से। देखिए कैपेसिटर इन द सेल ऑफ डी रैम लॉसेस इट्स कंटेंट। देखिए जो कैपेसिटर जो होता है वो डी रैम का, वो अपना कंटेंट लॉस कर देता है आफ्टर फ्यू माइक्रो सेकेंड। तुरंत कुछ देर के बाद ये अपना कंटेंट लॉस कर देता है। जनरली 30 माइक्रो सेकेंड के बाद ये अपना कंटेंट लॉस कर देता है। अब देखिए इसमें ये कंटेंट लॉस करता है तो फिर कंटेंट कैसे आता होगा? 30 माइक्रो सेकेंड, 1 सेकंड भी नहीं, 1 सेकंड हम लोग को पता नहीं लगता है, यहाँ पे तो 30 माइक्रो सेकंड है, मतलब 1 सेकंड से भी कम। तो फिर ये डाटा हम लोग कैसे फिर रीस्टोर करते होंगे, देखते हैं उसके बारे में। देखिए इट्स स्लोअर एंड चीपर दैन एस रैम। ऑब्वियसली है कि सबसे पहले तो कैपेसिटर से बना है, तो कैपेसिटर थोड़ा सा सस्ता होता है। ठीक है, और ये उतना अच्छा वर्क भी नहीं करता जैसे एस रैम करता है। ठीक है, एस रैम
ज़्यादा देर तक अपने डाटा को स्टोर करके रख सकता है और डी रैम थोड़ा कम। तो देखिए ये एस रैम से चीपर है ड्यू टू रिफ्रेशिंग सर्किट। क्या होता है, इट नीड्स अ रिफ्रेशिंग सर्किट। क्या होता है, जैसे बार बार इसमें डाटा को लिखने के लिए, राइट करने के लिए एक रिफ्रेशिंग सर्किट होता है, ताकि इसके डाटा बार बार, जैसे यहाँ पे बताया ना कि अपने हर 30 माइक्रोसेकंड के बाद इसका कंटेंट चला जाता है। ठीक है, तो ये कंटेंट फिर से आएगा कैसे, तो उसी के लिए। अब देखिए डी रैम रिक्वायर 2 टाइप्स ऑफ रिफ्रेशिंग। डी रैम जो होता है वो 2 तरह के रिफ्रेशिंग सर्किट का यूज़ करता है। एक तो ऑटो रिफ्रेशिंग, मतलब खुद से वो रिफ्रेश हो जाएगा, और दूसरा होता है वो मैनुअल रिफ्रेशिंग होता है। ओके, अब आगे देखते हैं। अब है रोम। ये आपका मतलब मेमोरी का थर्ड है, मतलब थर्ड लेवल में क्या था हमारा, मतलब प्राइमरी मेमोरी में एक रैम और एक रोम। तो रैम तो पढ़ लिए, रैम का टाइप भी जान लिए, अब रोम जानते हैं। देखिए रोम क्या है, रीड ऑनली मेमोरी। इसका फुल फॉर्म है रीड ऑनली मेमोरी, मतलब इसको सिर्फ रीड किया जा सकता है, इस पर राइट नहीं किया जा सकता है। और देखिए इट इज़ यूज टू स्टोर द एसेंशियल इंस्ट्रक्शन टू स्टार्ट द कंप्यूटर लाइक पोस्ट। क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कि जो रोम जो होता है वो एसेंशियल इंस्ट्रक्शन अपने पास रखता है। जैसे कंप्यूटर स्टार्ट करने के लिए पावर ऑन सेल्फ टेस्ट का ज़रूरत होता है, मतलब पावर ऑन करने के बाद ये खुद से जो हमारा जो सिस्टम होता है वो चेक करता है कि हमारे पास सारे इक्विपमेंट्स हैं या नहीं, या कोई ख़राब हो गया है तो वो ख़राब हो गया है तो उससे हम काम चला सकते हैं या नहीं चला सकते, या फिर और भी बहुत कुछ। और ये चीज़, एक चीज़ और ये रखता है वो बूट स्ट्रैप लोडर। ठीक है, आगे देखिए द प्रोसेस ऑफ स्टोरिंग द डेटा। यहाँ पे एक्चुअली यहाँ पे इंटर देना चाहिए था, वो मैं भूल गया। तो ये देखिए क्या है, नेक्स्ट पॉइंट यहाँ से है द प्रोसेस ऑफ स्टोरिंग द डाटा एंड इंस्ट्रक्शन इन रोम इज कॉल्ड प्रोग्रामिंग। मतलब रोम में हम कोई इंस्ट्रक्शन या फिर डाटा हम रखते हैं उसको प्रोग्रामिंग बोलते हैं। ठीक है, स्टोर करने के लिए, स्टोरिंग के लिए हम लोग क्या करते हैं, प्रोग्राम करते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, द प्रोसेस ऑफ डिस्ट्रॉयड द इनपुट सर्किट इज कॉल्ड बर्निंग। देखिए क्या था, जो जैसे हमारा फ़ोन स्टार्ट होता है, हम फ़ोन से लेकर चलते हैं। आप लोग को फ़ोन, सारे लोग फ़ोन यूज़ करते हैं तो फ़ोन से आपको अच्छे समझ में आएगा। जैसे फ़ोन होता है, फ़ोन स्टार्ट करने के बाद आपके फ़ोन में प्री इंस्टॉल्ड बहुत सारे ऐप्स नहीं होते हैं, बहुत सारे ऐप्स होते हैं। तो जो ऐप्स प्री इंस्टॉल्ड होते हैं उनको आप डिलीट नहीं कर सकते। तो जो ऐप को आप डिलीट नहीं कर सकते वो रोम में है। मतलब क्या होता है, मान लीजिए एक बैग है, ठीक, या फिर कोई सील्ड पैक्ड है, तो सील्ड पैक को अगर आप उसको ओपन कीजिएगा तो फिर से अगर उसको आप पैक कीजिएगा तो पता लगेगा कि वो फिर से पैक किया हुआ है। ठीक है, तो उसी तरह से मान लीजिए आपका फ़ोन है, फ़ोन में आपका रोम है, जो अभी मैं बता रहा हूँ ये वाला रोम। वैसे आपका इंटरनल मेमोरी भी रोम ही है, लेकिन वो दूसरे तरह का है। ठीक है, उसके बारे में भी बताएंगे, लेकिन वो दूसरे तरह का। यहाँ पे जान लेते हैं ये रोम क्या है। जो रोम जो है उसमें हम पहले डाटा स्टोर किए, और क्या किए कि जो उसमें स्टोर करने के लिए जो इनपुट था उसको हम लोग डिस्ट्रॉय कर दिए। तो वही यहाँ पे कह रहा है द प्रोसेस ऑफ डिस्ट्रॉइंग द इनपुट सर्किट इज़ कॉल्ड बर्निंग। ठीक है, बर्निंग एक प्रोसेस है जिसमें हम जो इनपुट सर्किट होता है उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं रोम का। ठीक है, आफ्टर द सर्किट बर्निंग, सर्किट को बर्न करने के बाद हम उसमें फिर से प्रोग्राम नहीं कर सकते हैं, या फिर बोल रहा है कि प्रोग्रामर कैन नॉट चेंज द कंटेंट ऑफ रोम। मतलब रोम में जो लिखा गया वो कंटेंट नहीं फिर चेंज होगा। ठीक है, अब आगे देखिए क्या होता है कि हम लोग, अब हमारे पास ये है डाउट कि हम आखिर मेमोरी हायरार्की क्यों पढ़ें, मतलब ये पढ़ने का क्या काम है। तो जो हमारा माइक्रो प्रोसेसर है, हमारा माइक्रो प्रोसेसर जो है वो डाटा कैसे यूज़ करता है वो है। जैसे मान लीजिए एक माइक्रो प्रोसेसर है, ठीक, माइक्रो प्रोसेसर में हमें एक फंक्शन करवाना है 4+5 का। ठीक है, तो 4+5 का फंक्शन करवाना है, तो 4+5 एक वैल्यू ये हो गया, एक वैल्यू ये हो गया। तो एक कहीं पे तो इसको स्टोर करना होगा ना, डायरेक्ट माइक्रो प्रोसेसर में कैसे हम दे देंगे। ठीक है, तो एक वैल्यू ए रजिस्टर, एक रजिस्टर मान लीजिए फर्स्ट रजिस्टर, नहीं फर्स्ट रजिस्टर इसको मानते हैं, ये फर्स्ट रजिस्टर में 4 स्टोर है, सेकेंड रजिस्टर में आपका 5 स्टोर है, और हमारा
हम एक और रजिस्टर लिए जिसमें बोले कि हमारा डाटा को वहाँ पे स्टोर कर दो रिजल्ट के फॉर्म में। तो इनपुट 1 इनपुट 2 हमारा ये हो गया। तो हम लोग क्या करेंगे कि इसके एड्रेस को दे देंगे हम अपने CPU को। तो वो क्या करेगा, इसके एड्रेस से जा कर के जो वैल्यू होगा उस वैल्यू को ले करके, दोनों एड्रेस से, ये एड्रेस और ये एड्रेस से ले करके उसको क्या देखेगा कि वो उस पर क्या वर्क करना है। यानी ये तीसरा भी एक एड्रेस होगा जहाँ पे आपका ऐड का साइन, मतलब ऐड का इंस्ट्रक्शन होगा। तो एक हो गया आपका 4, एक हो गया 5, ये पहले लोकेशन पे, एक दूसरे लोकेशन पे, और एक ऐड का इंस्ट्रक्शन, और एक आपका यहाँ पे एक और रजिस्टर होगा जहाँ पे आपका रिजल्ट स्टोर होगा। अगर आप रिजल्ट के लिए कोई भी रजिस्टर अलॉट नहीं करते हैं तो वो बाय डिफ़ॉल्ट एक्यूमुलेटर में जाकर स्टोर होता है। ठीक है, तो देखिए क्या है कि ये इतना हम लोग जान गए। अब क्या है इसमें, अब देखते हैं। देखिए यहाँ पे लोग तो पहला क्या देखे, पहला रजिस्टर देखे। देखिए सबसे पहले हम लोग रजिस्टर देखें। ठीक, रजिस्टर हम लोग जान गए, फिर कैश मेमोरी जाने, फिर रैम रोम जाने। अब हमारे पास ये दोनों बचा हुआ है, सेकेंडरी मेमोरी और एक्सटर्नल मेमोरी। तो सेकेंडरी मेमोरी क्या होता है, तो वैसा मेमोरी जो हमारे सिस्टम में मौजूद होता है इंटरनली, मतलब जैसे हार्ड डिस्क हमारे सिस्टम में होता है इंटरनल, और एक हम बाहर से हार्ड डिस्क लगाते हैं। तो जो हमारा हार्ड डिस्क इंटरनली मौजूद है उसको एक सेकेंडरी मेमोरी बोलेंगे, और जो हम अलग से एज ए USB केबल के थ्रू लगाते हैं उसको हम लोग एक्सटर्नल मेमोरी बोलेंगे। ठीक है, तो मेमोरी हायरार्की पूरा हो गया। अब हम लोग आगे के वीडियोज़ में ये जानेंगे, क्या जानेंगे, हम लोग आगे के वीडियोज़ में ये जानेंगे कि माइक्रो प्रोसेसर का बेसिक। ठीक है, माइक्रो प्रोसेसर होता क्या है, हम लोग को कौन से माइक्रो प्रोसेसर पढ़ने हैं, उसके पिन डायग्राम्स, और वो काम कैसे करता है। ठीक है, तो फिर इस वीडियो के लिए इतना ही, आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियोज़ देखते रहिए, अगर आपको जो प्रॉब्लम हो वो हमें बताइए। थैंक यू।